अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, बिल आखिर नवाज शरीफ भी बोल पड़े। उनका ये शिकवा है कि उनको और मरियम नवाज को जेल में इसलिए रखा गया कि किसी और को लाना मकसूद था। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि उनको बार बार इक़्तिदार से निकाला गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से तो कोई घर नहीं चलते जिस तरीके से मुल्क चलाने की कोशिश की गई। उन्होंने इस बात का इयादा भी किया कि वो वोट ले झूठ बोलकर और काम न कर सके, इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं होगा। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ, जो कि अभी तक की सूरत हाल में लगता है कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं मरकज में, अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी तरजीहात क्या होंगी। क्या नवाज शरीफ माजी में उनके साथ जिन्होंने ज्यादतियां की उनसे अपना स्कोर सेटल करेंगे, उनका एहतसाब करेंगे, या यकसुई के साथ अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे और अवाम की माशी आसूदगी के लिए काम करेंगे। ये तो मामला उस वक्त सामने आएगा जिस वक्त वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन हमारे पैनलिस्ट इस बारे में क्या राय रखते हैं, उनसे इनकी राय लेंगे। जबकि आज प्रोग्राम के दूसरे टॉपिक में पहले तो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जो सिर्फ नून लीग को निशाने पर रखे हुए थे। अब तो पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है वो भी इनकी सब आरा हो गई। उनका भी ये कहना है कि पंजाब से जो भी हुकूमत आती है वो इंतकाम का निशाना बनाती है। 16 माह में सियासी वर्करों को इंतकाम का निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा निगरान हुकूमत जो है वो नून लीग को सपोर्ट कर रही है उनकी हुकूमत साजी के लिए। पीपल्स पार्टी के इन जो सवालात हैं, जो शिकवे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई ही निगरान हुकूमत एक मखसूस जमात को, नून लीग को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही? और नून लीग की जानिब से जिन लोगों पे जो ये एतराज है कि नून लीग के साथ वो रहे और पिछली हुकूमत का भी हिस्सा रहे, अभी तक वो इक़्तिदार में मौजूद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपल्स पार्टी अभी से आने वाले जो इलेक्शन है उसके नताइज को मशकूक करने की राह हमवार कर रही है कि शायद इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक फैसला आया जो कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई थी उसको कलअदम करार दे दिया गया और ये आखिरी मौका दिया गया तहरीक इंसाफ को कि वो 20 रोज में नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि वो अभी आसानी से अच्छे तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं, नरमी का मामला बरत रहे हैं तहरीक इंसाफ से कि तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए ताकि वो बल्ले का सिंबल जो है इलेक्शन में हासिल कर सके। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए तो यह मुमकिन नहीं होगा कि उनको बल्ले का सिंबल मिल सके। जबकि तहरीक इंसाफ के वकला का यह कहना है कि उन्होंने जो तरमीम की वो तरमीम उन्होंने वापस ले ली और उनकी रिपोर्ट ठीक है। अभी जो तहरीक इंसाफ के वकला ने यह स्टैंड लिया है कि वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनका यह तवक्को था कि शायद इलेक्शन कमीशन नरमी का मामला करेगा और उनकी सारी जो क़यादत है वो तितर बितर है और इस वक्त जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना शायद उनके लिए उस तरीके से साहिल ना हो। लेकिन देखना यह है कि अगर तहरीक इंसाफ इस मामले को हाई कोर्ट में लेके जाती है तो हाई कोर्ट से उनको क्या रेमेडी मिलती है, या नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के उसमें कौन चेयरमैन होगा, किसको कौन सा ओहदा मिलेगा और उसके बाद एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाए ताकि बल्ले का सिंबल इलेक्शन में हासिल किया जा सके। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में ये तहरीक इंसाफ के पास आखिरी मौका होगा कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवा सके तो शायद बल्ला बैलेट पर ना हो। नाज़रीन, ये तीन जो टॉपिक्स हैं इनको हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे और उनसे राय लेंगे और बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट साहब, सीनियर तजियाकार अजीम चौधरी साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं, जबकि अब्दुल्ला गुल सीनियर तजियाकार ये भी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले मुनव्वर भट्ट साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब का जो शिकवा सामने आया कि मुझे बार बार निकाला गया और इलेक्शन के अंदर ऐसे कोई वादे ना करूं जो पूरे ना कर सकूं और अगर झूठ बोलकर अगर वोट लूं तो ये जुल्म होगा। और तीसरी बात यह कि मरियम नवाज साहिबा को और उनको इसलिए जेल में रखा गया कि किसी और को लाना था। अब नवाज शरीफ साहब को अगर इक़्तिदार मिल जाता है मरकज का और पंजाब का और बाकी सूबों में अगर वो हुकूमत बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, बिलखसूस मरकज की अगर बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस दफा तब्दील पॉलिसी के साथ आएंगे, अपना स्कोर सेटल करेंगे या उनकी तरजीहत अवाम की फलाह होगी?
देखें, ये नवाज शरीफ की जो स्पेशलिटी रही है वो हमेशा से इकोनॉमी रही है, और दूसरा वो एक लड़ाई वाला मोड़ जो है वो उनके मिजाज का हिस्सा रहा, तो वो नेचर नेवर चेंजेस, ये आपको भी पता है। तो ये नवाज शरीफ साहब किसी भी लम्हे किसी के साथ भी इटखड़का लगा सकते, इसके बारे में प्रोडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल बात होगी। लेकिन ये फिलहाल ये यहाँ पे जो इस टाइम पे रिएक्शन आ रहा है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से, वो आपको याद होगा कि पिछले वीक के प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब सिंध में भी मोर्चे डालने जा रही है, और वहाँ पे अगर उन्हें मतलूबा रिजल्ट मिल गए तो फिर शायद आने वाली हुकूमत जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी की ना हो, और जो मौजूदा जो आखिरी वज़ीर आला थे वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करेंगे। तो ये नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू आज वाली है उसमें एक तो ये एक अंदिया जो आ गया, और उससे पहले मुस्लिम लीग नून की जो फ्रंट टियर लीडरशिप है उनकी तरफ से ये बयान भी आ गया कि हम आइंदा सिंध में हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये वाले जो मामला थे इसमें नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो शिकवे शिकायत नहीं है ना ही किसी से, बल्कि उन्होंने अपने जो वोटर्स हैं उनको चार्ज करने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं कि वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला रहे थे, लोगों को रिलीफ दे रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर इस तरह हुआ, फिर उस तरह हुआ, और उनकी हुकूमत चली गई, और किसी को लाने के लिए उन्हें जेल में भी डाला गया, उनकी बेटी को भी जेल की में कैद किया गया। तो ये वाले मामला तो उन्होंने सिर्फ अपने वोटर को चार्ज करने के लिए किए, वो किसी से शिकवा शिकायत नहीं की। शिकवा शिकायत वाला अभी तो टाइम आया ही नहीं है। शिकवा शिकायत का टाइम पीपल्स पार्टी की क़यादत को लग रहा, तो उन्होंने वक्त से पहले ही ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जो है ना उनसे दूर होता जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये वोटर हम माशाल्लाह इतना हमारा समझदार है कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ना वो अपना फैसला करता है कि किस MPA MNA उसने 5 सालों के अंदर क्या कारकर्दगी दी, वो लोगों से मिला नहीं मिला, लोगों के मामलात में शरीक हुआ, दुख गमी खुशी के मामलात में शरीक हुआ नहीं हुआ। तो ये वाले मामलात होते हैं कि ये, और जो पीपल्स पार्टी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ये तो नहीं हो सकती कि भी दूसरी जमातों के हाथ बांध दिए जाए और उनको कहे कि ठीक है आपने जैसे सिंध में हुकूमत की है बाकी जगह पे भी कर ले। लेवल प्लेइंग फील्ड यही थी कि वो जहाँ पे भी उन्हें जो भी परफॉर्मेंस शो करने के लिए जलसे जुलूस करने हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे दूर किए जा चुके हैं। अब मामला परफॉर्मेंस के ऊपर आएगा, और पीपल्स पार्टी के पास बेचने के लिए सिंध की जो गवर्नेंस है वही है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उससे सिंध के अवाम, खास करके अर्बन सिंध के अवाम भी मुतमईन हों। ठीक हो गया भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला गुल साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने आज शिकवे गिले भी किए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो इक़्तिदार उनको मुयस्सर आ जाता है, मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो अपना स्कोर सेटल करेंगे या अवाम की फलाह के लिए उनकी तरजीहात होंगी? आप भी तो वाकिफ़ हैं इनकी पॉलिटिक्स से, माजी से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। देखिए, जहाँ तक का वो तो कुछ तो PDM की गवर्नमेंट के अंदर स्कोर्स भी सेटल किए गए, अपने मसाइल भी सेटल किए गए। इसमें तो मेरे ख्याल में सबको ये मुकदमात भी। जी हाँ, वही कह रहा हूँ ना, सब कुछ वो तो तश्तबाम है। वो तो कोई ऐसा नैब को भी आपने देखे लूला लंगड़ा कर दिया। बहरहाल, इससे हैविंग सेड सो, अभी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ हुकूमत करने नहीं आए, बल्कि वो अपनी बेटी को और अपनी पार्टी को जो है वो दोबारा से एक दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने आए हैं। और वो ये चाहते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह के उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के मसाइल मौजूदा तर्ज़ सियासत के अंदर हल नहीं हो सकते। इसलिए वो अब जो है उनका एक प्रॉब्लम है कि ब्लेम गेम की सियासत शुरू हो चुकी थी। अब जो है वो इल्ज़ाम तराशियों के ऊपर बात आ चुकी है। अब जो है इलेक्शन को मुतनाज़ा करने की बातें आ रही हैं, और अभी ये तो सिर्फ एक जगह से आई है।
मुतनाज़ा करने की कोशिश नहीं हो रही, मुतनाज़ा कर दिए गए हैं। जो आपने लोगों के दरमियान में रॉन्ग नंबर फिट करना था ज़हनों में, वो तो हो गया। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, ये आप लोग जो है इसको कभी भी शफ़ाफ़ियत को नहीं मानेंगे। दूसरी बात इसके अंदर है कि नवाज़ शरीफ साहब के पास अगर कोई ऐसा फ़ॉर्मूला था, तो अपने भाई को दे देते। 16 महीना पाकिस्तान जो है कम से कम इस तकलीफ़ और इस परेशानी में ना गुज़रता, और लोगों की जो बिजली, गैस और फ्यूल की कीमतों के बाद हाल हो गया, वो तो हाल बेहाल हो गया, तो वो भी मतलब रुक जाता। तो देने के लिए कुछ है नहीं, ये सिर्फ़ सियासत के ऊपर बात हो रही है। बाकायदा कोई अपने प्लानिंग बताएँ, एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा ये पॉलिसी होगी, कौन लोग आएँगे, ये कह देना कि के आते ही $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर देगा, कोई नहीं करेगा। आपने अभी तक SIFC का थी जी कलील कोई आपको जो है इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन अभी तक नहीं, जी क्योंकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी नहीं होता पॉलिटिकल गवर्नमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर हंग पार्लियामेंट हो, अगर उसके अंदर स्टेक होल्डर ज़्यादा हों, उसके अंदर शराकतदार ज़्यादा हों, तो नतीजा ये निकलता है कि पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल जी महकूम होके जी रह जाती अब्दुल्ला है। साहब। और वो महकूम किसकी होती जी है? वो बिल्कुल मौजूदा सियासतदानों की गुलाम बन जाती है, जो अपने मफाद और ठीक हो अपनी गया। नाक से आगे सोच नहीं सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब्दुल्ला साहब, आपका नुक्ता नज़र आ गया। अजीम चौधरी साहब, आपके सामने भी यही बात रखूंगा। आप तो ऐनी शाहिद हैं बहुत सारी हुकूमतों के, जमहूरियत वार के। ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा चेंज ऑफ माइंड के साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, या हुकूमत में आने के बाद फिर वही एहतसाब भी होगा और साथ साथ कोई मुआशी तरजीहात भी होंगी? ये यकसू पॉलिसी होगी कि सिर्फ मुआशी तरजीहात होंगी ताकि आवाम को आसूदगी मुयसर आ सके? उस मुल्क में जिसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, लोगों का इलेक्शन पर एतमाद भी 10 साल, 2 साल, 4 साल में हमें कोई सहूलतें मिल जाएंगी। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत नफ्स महफूज, बुजुर्गों की सेहत के मामलात की देखभाल की जा सके, तवानाई के मसाइल को हल किया जा सके, बेरोजगारी का खात्मा करने की पूरी कोशिश की जाए। वो हो नहीं सकता। और जो 60% नौजवान हैं पाकिस्तान में, उनके लिए कोई सिमत का तयन कर दिया जाए ताकि ये पता मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी का मैनिफेस्टो अपने पास रखा, ये है वो मैनिफेस्टो। और इस पर जो कुछ लिखा हुआ है वो इनकी मोटी मोटी चीज़ें थी: तवानाई, फौरी इंसाफ, मजबूत मईशत, तालीमी इस्लाहात, रोज़गार के मौक़े, ज़रई तरक्की, ज़रई बरामदात, अमन व अमान, हम आहंगी, जिस पर उन्होंने सैर हासिल बहस की थी। 18 का मैनिफेस्टो को अगर देखा जाए, और 13 से 18 तक की पार्टी से था, सूबों में भी वो मौजूद थे। इनमें से कौन सा मामला ऐसा था जिसको PMLN हल करके दे चुके? पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की मजबूरी ये है, और वो इसको वतीरा बना चुके हैं, तो वो गुफ्तगू करते हैं मैं या मैं। जब तक अपने रवैयों को तब्दील नहीं करेंगी, इस मुल्क की सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। इम्तियाज़ फरहान साहब, आपने जो हमारे शरीक गुफ्तगू हैं, तमाम अहबाब की गुफ्तगू सुनी। मैं आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा कि नवाज शरीफ साहब की तरजीहात जो हैं वो तब्दील होंगी, या वो एहतसाब होगा और साथ हल्की फुल्की तरजीहात मुआशी इस्तेहकाम और बेहतरी की होंगी? आप कैसे देख रहे हैं इसको? एक बात की है ना कि वो ये माजी में ट्रैक रिकॉर्ड तो यही रहा है कि वो अचानक कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। चाहे 90 में आप देखें, 88 में आए थे, 88 में वज़ीर आला थे, जब 90 में आए तो 92 में ऑपरेशन हो गया। MQM साथी थी, MQM के साथ हुआ। 93-4 में भी ऐसे मामला है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मोहम्मद ख़ान जोनेजो, इस तरह से मामला थे। लेकिन जाहिर है कि जब वो आए थे, उन्होंने पहली अपनी स्पीच जो दी थी मीनार पाकिस्तान में, उसमें तब्दील नज़र आए थे। उन्होंने उसमें बहुत सारी मुफाहमत वाली बात की। तो होपफुली हमें उस पर रहना चाहिए कि एक्सपीरियंस हो गया है उनको। जो उन्होंने शिकवा किया, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से किया हो या जिससे भी किया हो, ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनके साथ ये सारे काम किए थे, तो इस्टेब्लिशमेंट से उनका शिकवा था। तो उस शिकवे का इजहार ज़रूरी था कि मुझे आपने काम नहीं करने दिया, नहीं तो मैं बहुत सारे काम कर सकता था।
लेकिन जाहिर है कि मुफाहमत वाली उनकी बात है। अभी तक तो उन्होंने कोई थ्रेट वाली कोई बात नहीं की, ना अपनी पहली स्पीच में, ना इस मरहले पे जो उन्होंने मरी के अंदर जो गुफ्तगू फरमाई है। तो मैं समझता हूँ कि होपफुली हमें इस बात पे रहना चाहिए कि एक माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड दूसरा है वो इकनॉमी से वाबस्ता है, कि इकनॉमी के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया नवाज़ शरीफ साहब ने। और तो होपफुली मैं समझता हूँ कि आइंदा इंतखाबात में अगर उनकी कामयाबी होती है और वो अगर चौथी मरतबा अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और ना भी बनते हैं मिसाल के तौर पर, तो कम से कम एक गाइड के तौर पर अपनी पार्टी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और मुल्क में एक मुफाहमत वाली बात, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद चार्टर ऑफ इकनॉमी की भी बात हो रही है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इस वक्त मुल्क को इकनॉमी की ज़रूरत है, आपस में इस तरह की कंट्राडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फ़र्स्ट पार्ट प्ले करना पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिसके हवाले से एक इम्प्रेशन ये इस्टेब्लिश किया गया है या किया जा रहा है या हो चुका है कि जनाब वो बिकमिंग जो पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है। और उसके बाद पीपल्स पार्टी, जो कि ज़ाहिर है कि एक मैच्योर बड़ी मजबूत सियासी जमात है, उसको ये शो करना पड़ेगा। क्योंकि देखें पीटीआई एनी हाउ कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करेगी, क्योंकि वही उसको सूट भी करती है। और वो ये चाहेगी ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई तब भी ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आया तब भी बात वो सही है। तो ये दो बड़ी जमातें जो हैं, इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके बाद पीपल्स पार्टी, कि वो एक अच्छी पॉलिटिक्स लेके चले। जो बिलावल भुट्टो है, उन्होंने सिर्फ इस वक्त टारगेट किया हुआ है नंबर 1 पे नून को, और नंबर 2 वो थोड़ा थोड़ा हल्का JUI के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाकी के हवाले से उन्होंने एक रास्ता छोड़ा हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। जी ठीक हो गया इम्तियाज साहब, आपका नुक्ता नज़र सामने आ गया। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद आके अपने इन्हीं पैनलिस्ट के सामने दूसरा सवाल रखेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजूहात हैं कि पीपल्स पार्टी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा और वो नून लीग के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाए चले जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद इन्हीं पैनलिस्ट के सामने इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं या जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी तरफ से तो तनकीद हो रही थी। अब निसार खोड़ो साहब भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो साजिशें कर रहे हैं उनके खिलाफ साबित होंगी। फैसल करीम कुंडी साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि पंजाब से जो हुकूमत भी आती है वो सियासी तौर पर इंतकाम लेती है और नून लीग ने हमेशा सियासी तौर पर इंतकाम लिया। ऐसी क्या वजूहात है, ऐसे क्या मामलात हैं अब्दुल्ला गुल साहब, कि पीपल्स पार्टी जो है वो तवातुर के साथ नून लीग को तनकीद का निशाना बना रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्ज़ाम लगा रही है, फिर वो ये समझती है कि जो इस टाइम की निगरान हुकूमत है वो फैसिलिटेट कर रही है नून लीग को कि उनकी हुकूमत बन जाए। और उसमें कुछ ऐसे ही शख्सियात भी शामिल हैं इस वक्त निगरान काबीना में जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी बरसे इक़्तिदार रहीं। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का गुस्सा है क्यों? पीपल्स पार्टी का गुस्सा तो बड़ा वाज़े, उसकी बुनियाद है कि एक तो उनको सिंध में अपनी कमजोरी नजर आ रही है और उनको लग रहा है कि सिंध हुकूमत उनके हाथ से चली जाएगी अगर नून लीग ने वहां इत्तेहादियों के साथ GDA को साथ मिला के MQM तो साथ मिल ही चुकी है, और इस तरीके से कुछ इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो अगर साथ मिल गए, पार्टी को एक बहुत बड़ा टफ टाइम मिल सकता है। 15 साल तवातर से हुकूमत करने के बाद सिंध का हाल जो है वो हम सब के सामने है। इसलिए जो वहाँ करप्शन है वो भी आपके सामने है, जो लाकानूनियत है वो भी आपके सामने है। कराची शहर का अमन व अमान और कराची शहर का जो मुआशी इस्तेहकाम था वो भी बुरी तरीके से मुतासर हुआ, और उसके पीछे चाहे वो टैंकर माफिया हो, यानी कि एक इतना बड़ा शहर है, पानी पीने को नहीं मिल रहा। 17-18 हज़ार रुपए का एक टैंकर बुलाया जाता है 10,000 लीटर वाला, और वो घर में डलवाया जाता है। ये क्या हो रहा है मतलब? और ये DHA जैसी जगहों पे जो बड़े बड़े कॉलोनीज हैं वहां ये हाल है। तो इससे तो बड़ा वाज़े नजर इकट्ठे, तो तब जो है आपको मालूम है शीरो शक्कर थे, इनका कॉमन टारगेट था। जब कॉमन टारगेट अकल में वो कमजोर हुआ तो
फिर इनके सामने नजर आना शुरू हुए। और बिलावल साहब ने जो पहली दफा ये बात नहीं कही कि जनाब बुजुर्ग लोग जो हैं वो साइड पे हो जाएं, क्या उन्होंने साथ में अपने वालिद को और नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करके नहीं कहा था कि वो मरियम और उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? तो वो नाकाम हुए। ये तो उन्होंने अपनी तकरीर में फ्लोर ऑफ द असेंबली कही थी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो उनको वादे वईद जो उनके साथ हुए थे, जो कि शायद अंडरस्टैंडिंग थी PMLN के साथ, कि जी बलूचिस्तान के हवाले से और जनूबी पंजाब के हवाले से। जनूबी पंजाब में भी आपको पता है जरदारी साहब जो है वो पहले उन्होंने काफ़ी पेशरफ्त हुई उनको, और उसके बाद वो वहाँ से चलते बने, और फिर जनूबी पंजाब आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से तकरीबन स्लिप हो चुका है। उनकी कोई तकरीबन 8-9 सीटें हैं जिसके ऊपर वो यहाँ पंजाब में पहले भी सियासत करते रहे, लेकिन अब वो भी कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही हैं। इसलिए अब उन्होंने KP का रुख किया, क्योंकि KP जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ PTI को फिलहाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहे। और फिर जाहिर है अभी हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट में इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात होगी, तो फिर बात होगी। लेकिन मकसद यह है कि PTI अगर नहीं है तो मौलाना फजल रहमान जो है, क्योंकि उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के अंदर PTI के दौरे हुकूमत में एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी, तो वो इस वजह से मौलाना फजल रहमान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। तो ये पीपल पार्टी जो है असल में ये जितने इल्जाम तराशियां और इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की जो कोशिश ठीक हो गया है कि कोई ऐसा सियासी दावपेच खेला जाए जिससे कम से कम सिंध की हुकूमत उनकी बच जाए। ठीक हो गया। अजीम चोई साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा कि पीपल्स पार्टी की दिन ब दिन जो तनकीद है वो बढ़ती चली जा रही है नून लीग के ऊपर। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा भी है, निगरान हुकूमत की फैसिलिटेशन का शिकवा भी है। आप क्या समझते हैं, आखिर वजूहात क्या है? पीपल्स पार्टी 2008 तक वफाक में 2008 में वफाक में बरसर इक़्तिदार आई और 13 तक रही, 5 बरस, और बहुत तवील अरसे के बाद उन्हें वफाक में हुकूमत बनाने का मौका मिला। उस हुकूमत के नतीजे में वो सिंध में भी हुकूमत बना चुके हुए थे, लेकिन ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और फिर माजी में जो अभी बात हो रही थी कि 15 बरस से वो वहाँ मौजूद है सिंध में, सिंध की तरक्की में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी ने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड अपने दौर में मंजूर करवाया था और मुत्तफिका तौर पर करवाया था। और चूँकि COD पर मुस्लिम लीग नून ने दस्तखत किए हुए थे, लिहाजा उन्होंने उस वक्त एतराज़ नहीं उठाया। तो सूरत दीगर मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी वो नहीं जो उस वक्त जिसके नतीजे में उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिया था। आज वफाक को कर्ज की अदायगी करना तकरीबन नामुमकिन हुआ है। और ये जो बात चल रही है कि NFC अवार्ड के मामला पर नजरसानी की जाएगी या नजरसानी हो सकती है या करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी इसकी वकील थी और वो इसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने ऐसा किया था। बहुत अच्छा किया उन्होंने किया, लेकिन उसके नतीजे में जो शहरों की हालत होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। अगर वो शहरों तक उसी तरह चला जाता, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन या प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड या जो भी उसकी सूरत है, वो सूबों शहरों तक चला जाता, तो शहरों की लोकल बॉडीज मजबूत हो जाती और सूबा जो है वो सिर्फ इंतजामी मामला को देख सकता, बाकी तमाम के तमाम मामला शहरों की सतह पर चले जाते। लेकिन हम तो लोकल बॉडीज पे बिलीव ही नहीं करते। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज लोकल बॉडीज के इलेक्शन से भागती हैं, और इसलिए भागती हैं कि लोकल बॉडीज से जो क़यादत उभर कर सामने आती है उसके पास एक्सपीरियंस होता है और उनके पास दूर अंदेशी होती है। वो अपने अपने छोटे छोटे हलकों में डेवलपमेंट का काम करवा के आते हैं, और वहाँ असल में तो टैक्स कलेक्शन भी वही होनी चाहिए जो सूबों के पास आए और वहाँ से मरकज के पास है। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त को गुजार दिया क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। और फिर 16 महीने हैं, उन 16 महीनों के बारे में एक फिक्रे में मैं बात कह के आगे चलता हूँ कि काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। काबीना जो फैसले करती है तमाम वज़रा उसके पाबंद होते हैं, और पीपल्स पार्टी भी उन तमाम फैसलों की पाबंद है जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना ने किए। अच्छे किए या बुरे किए इसका जवाब तो वो खुद ही दे देंगे, लेकिन उससे बरीउल जिम्मा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी या इक़्तिदार में शरीक थी।
ऐसे हालात में अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो हरीफ था वो तो जेल में चला गया और उसकी पार्टी को इजाजत नहीं दी जा रही कि वो उस तरह की एक्टिविटी कर सके जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं, ये कर रही हैं। ऐसे हालात में एक मुखालिफ की जरूरत होती है और बिलावल भुट्टो साहब को PMLN से बेहतर कोई मुखालिफ नहीं मिल सकता जिनके बारे में उनकी वालदा, उनके वालिद बहुत सारा कुछ कह चुके और वो खुद भी कह रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जब इंतखाबात में जाती हैं तो बात बढ़ाकर करती हैं, इल्जाम तराशी उनका वतीरा होता है और हम वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बजाय इसके कि कोई मफाहमत की राह इख्तियार की जाए, दूरियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और अगर एक्सपीरियंस में आखिरी फिक्रा कह लूँ, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज और हुकूमतों में एक्सपीरियंस लोग ना हो तो वो हुकूमतें उसी तरह खराब और बर्बाद होती हैं जैसे 1988 और 1990 की हुई थी। बिल्कुल ठीक हो गया। इम्तियाज फरहान साहब, ये पीपल्स पार्टी का गुस्सा कम नहीं हो रहा। अब तो निसार खोड़ो साहब भी मैदान में आ गए, फैसल करीम कुंडी साहब भी मैदान में आ गए। असल मामला क्या है, ये अजीम चोई साहब की जो बात मैं समझ पाया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपोजिशन की जमात बनाने के लिए पीपल्स पार्टी जो तासुर दे रही है? देखिए काशिफ साहब, सियासत में ऐसे ही होता है और जब इलेक्शन करीब आते हैं इसी तरह के होते हैं। 2013 में ऐसे हुआ, 2008 में ऐसा हुआ, 2018 में भी ऐसे ही हुआ, उससे पहले भी यही सूरत हाल हुई है। इस तरह की ताना तशनी और बहुत सारी बातें हैं, इस तरह के मामलात होते हैं। और एक बात से मैं एक हद तक मुत्तफिक हूँ, अजीम साहब ने जो बात की कि ज़ाहिर है कि अपोजिशन एक बनानी है, तो उस अपोजिशन के अंदर के पीपल्स पार्टी सोचिए कि ज़ाहिर है कि किसके ख़िलाफ़ बात की जाए, तो नून को टारगेट कर रही है। और ये रहे हैं हमेशा चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के जो पॉइंट्स हैं, उसका मतलब ये नहीं था कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही बात नहीं की जाएगी, एक दूसरे के लिए कोई इस तरह के बड़ा रेड कारपेट होगा, सारी चीज़ें इस तरह के मामलात नहीं थे। उसमें तो जो पॉइंट्स थे यही था कि लॉबिंग नहीं होगी, साजिशें नहीं होंगी और किसी जो आमिर है उसको वेलकम नहीं किया जाएगा। तो दोनों पार्टियों ने उसके ऊपर वायलेशन किए। उसके बाद से जो सारा कुछ हुआ है, चाहे वो बाजवा साहब की सूरत में देख लें और दूसरी सूरत में देख लें, तो उसके अलावा बाकी ये सारी रोकथाम की बात नहीं हुई थी। और जहाँ तक बात है कि पीपल्स पार्टी सिंध के हवाले से कि जी देखें, इस तरह के मामलात भी नहीं है। मुझे जब मैं ये बात करूँगा तो आप और दूसरे दोस्त भी शायद ये समझे कि जी डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिंध में सारी की सारी तबाही है, और ऐसा भी नहीं है कि जी डेवोल्यूशन ऑफ पावर सिर्फ सिंध में नहीं हुआ है, बाकी सूबों में भी यही सूरत हाल है। पंजाब में तो जो बहुत बड़ी पार्टी थी उसने इलेक्शन ही नहीं करवाए थे, लोकल पार्टीज इलेक्शन ही नहीं करवाए थे। इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ था, हमारी अदालत ने क्या किया था कि जब कराची का वो इशू आया था तो कराची में कहा नहीं इलेक्शन होंगे, और वही इशू जब इस्लामाबाद की लोकल बॉडीज के इलेक्शन में आया कहा नहीं जी पहले ये मसला हल करें, जो ये सारा इसके ऊपर रखें और ये सारी चीज़ें करें। और ये सारी चीज़ें जो हो रहा है फंड्स के मामलात या इख्तियारात के मामलात के जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार हुए, वो सूबों के इख्तियारात जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए लोकल बॉडीज़ के पास। लेकिन वो सिर्फ सिंध की सूरत हाल नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में इसी तरह के मामलात है कि वो डिवॉल्व नहीं हुए, लोकल बॉडीज़ की हद तक नहीं गए। लेकिन सिंध के हवाले से जाहिर है कि एक मीडिया मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट में पीपल्स पार्टी उस तरह मामलात नहीं कर सकी। पूरे पाकिस्तान नहीं, आपको अफगानिस्तान के भी मरीज सिंध के अंदर नजर आएंगे, आपको कराची के अंदर मिलेंगे, गंबट के अंदर मिलेंगे, आपको सारे मामलात हैं। और एक और बात है कि जो पीपल्स पार्टी जो नून में जा रहे हैं इस वक्त, जितने लोग पीपल्स पार्टी ये अपना नून को ज्वाइन कर रहे हैं, वो सारे के सारे वेरी फर्स्ट डे से एंटी पीपल्स पार्टी है। कोई नई चीज नहीं हो रही, चाहे वो MQM का मामला हो, चाहे वो GDA का मामला हो, या जो तेगानी साहब गए हैं और तेगानी साहब के साथ दूसरे लोग जा रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं है, वो शुरू से ही एंटी पीपल्स पार्टी है। ठीक हो गया इम्तियाज साहब, आपका नुक्ता नजर आ गया। मुनव्वर भट्ट साहब, पीपल्स पार्टी का गुस्सा कम नहीं हो रहा। निसार खोड़ो साहब तो अब नई एक बात सामने ले आए हैं, चूंकि फंड सारे विफाक के पास होते हैं तो इसलिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शायद नहीं हो पाते या वो चीज़ें नहीं हो पाती। आप इस सारी चीज़ को कैसे देख रहे हैं? क्यों पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है हर गुजरते दिन के साथ? देखिए, ये इलेक्शन बोर्ड में जब पार्टियां चली जाती है तो फिर इसी तरह होता है। मैंने आपसे पहले भी ये बात की थी कि भी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा तो ये इनकी फ्रेंडली फायरिंग शुरू हो जाएगी, और वैसे ही होगा। ये फ्रेंडली फायरिंग है, इसमें
आप ये देखें कि कतई तौर पे किसी ने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। जमात की कारकर्दगी के ऊपर बात हो रही है, लेकिन जिस तरह के पहले ये होता था जी कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन करनी, भट्ट साहब बुजुर्गों को घर बिठाने की बात हो रही है, कतकलाई माफ। मैं मादरे चाहता हूँ, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि घर में बैठने के ऊपर वो यही चाह रहे हैं ना, तो ये एक सॉफ्ट तरीका ही है ना तनकीद का। क्या वो उनको गिरबान से पकड़ के उनको गालियां दे के या कुछ बुरा भला कह दे, वो एक सॉफ्ट तरीका, वो तनकीद करने का वो सॉफ्ट तरीका उन्होंने अपनाया हुआ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो अगर वो कहे कि सियासत जो बच्चों का खेल नहीं, तो उनको चाहिए कि अब्बा को आगे कर दे, इस तरह का जवाब आप चाह रहे हैं, तो वैसे नहीं होगा। बल्कि एक दफा इस मामले के ऊपर PMLN की तरफ से ये बात आ गई थी कि अगर सारा कुछ ऐसे ही है तो फिर जो बिलावल साहब हैं वो शाम को अपने अब्बा को सारी डायरी ना दिया करे, खुद ही फैसले कर लिया करे। तो ये इस तरह की हल्की फुल्की मौसीकी होती है, होएगी और होनी चाहिए भी। लेकिन ये मार दो, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, ये सारे करप्ट हैं, ये मैं अकेला महात्मा हूं, तो ये इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही और ना ही होगी। बहरहाल वो अपना एक मैदान उन्होंने सजाया हुआ और उसके ऊपर उनकी कोशिश यही है, पहली कोशिश उनकी यही है कि अभी सिंध की हुकूमत उनके पास आ जाए, वापस बहाल हो उनके इक़्तिदार वहाँ पे। और साथ में अब उन्होंने खेलने के लिए चांद मांगा कि भी वो KP में भी वो एक कोलिशन गवर्नमेंट शायद उनको वहाँ पे भी चाहिए, ताकि जो पीपल्स पार्टी है वो मैक्सिमम स्पेस कवर कर सके। और अब मरकज़ में तो यकीनी तौर पे जो अब तक के हालात हैं, कल को कोई मौजूदा जो तो कह नहीं सकते, मरकज़ में तो बिलावल साहब बतौर अपोजिशन लीडर नज़र आ रहे हैं मुझे। जी ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे और तीसरे टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला आया है उसको हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कैसे देखते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अजीम चौधरी साहब, आपके पास ये सवाल रखना चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ का, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या बैलेट पर बल्ला होगा या ये लिटिगेशन का शिकार हो जाएगा? की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में सिर्फ जमात इस्लामी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका इंतखाब उसके आइन के मुताबिक होता है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन, उसके अहदेदारों का तयन, उनकी मियाद, उनका रहना, उनका निकलना, उनका आना, उनका जाना फ्रॉड है, बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के इंतखाबात के तरीक़ाकार को उनकी आइन की रोशनी में देखे तो पता चलेगा कि इंतखाबात का प्रोसेस लोकल सतह से, यूनियन काउंसिल से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक करती हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक काम नहीं कर रही, उन पर पाबंदी लगती है। और पाकिस्तान का पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट ये कहता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंतखाबात कराएंगी और अपने फंड्स का हिसाब इलेक्शन कमीशन के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए जमा करवाएंगी। मुमकिन है पॉलिटिकल पार्टीज अपने अकाउंट जमा करवाती हों, लेकिन जो जलसे होते हैं उनके अखराजात के बारे में इलेक्शन कमीशन क्यों सोया रहता है? जो बैनर्स लगते हैं, जो पोस्टर्स लगते हैं, जो कैंपेन चलती है, जो टीवी पर, रेडियो में, बाकी सोशल मीडिया पर कैंपेन चलती है, इलेक्शन कमीशन उसको किस खाते में डालता है? और क्या कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई एक शो कॉज नोटिस दिया गया? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑब्जर्वर्स कभी भेजे हैं कि वो देखें कि पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाब कैसे हो रहा है? मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया, अब भी अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक फ्रॉड है तमाम इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज के, और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वही सलूक होना चाहिए जो PTI के साथ होने जा रहा है। जी ठीक हो गया अजीम चौधरी साहब, आपका नुक्ता नजर आ गया। इम्तियाज फरहान साहब, आपकी क्या राय है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया?
देखिए काशिफ, मैं ज़ाती तौर पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि पार्टीज़ का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपने मामलात होते हैं, अपने तरीक़ेकार होते हैं, और ये तयशुदा है कि अगर पीटीआई है तो चेयरमैन है, मुस्लिम लीग नून है तो नवाज शरीफ है, एमक्यूएम है तो कायदे तहरीक है, और पीपल्स पार्टी है तो बिलावल भुट्टो है। और बिलावल भुट्टो इसलिए कि आसिफ जरदारी साहब का कि अब वो टेक ओवर कर चुके हैं। जेयूआई है तो मौलाना फजलुर रहमान है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये खामा खा के लिए ये एक भर्ती वाली बात है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, कहीं नहीं होता। सही कह रहे हैं अजीम अहमद चौधरी साहब, बिल्कुल कहीं इस तरह का मामला नहीं होता। और वो जमात इस्लामी में इसलिए हो जाता है कि वहाँ सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे एक मामलात वो उनके हर रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह रहते हैं, इसलिए उनको इस तरह के इलेक्शन कराने में कोई दिक्कत भी पेश नहीं आती और मामलात भी उनके बेहतर रहते हैं। और वो दूसरी बात यह है कि जो ये पीटीआई के हवाले से जो आज फैसला आया है, जाहिर है वो रूल्स की वजह से आया है। रूल्स के हवाले से उन्होंने कहा कि जी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई इलेक्शन कमीशन ने। लॉयर्स का ये कहना है कि हमने पूरा फुलफिल किया है। अब वो ये सारी चीज़ें यही है कि इलेक्शन कमीशन ने अब उसके ऊपर ये बात की कि जनाब आप 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करा दें और हमें लाकर जमा करा दें। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होगा कि एक जो पार्टी का चेयरमैन है जिसके नाम ही के ऊपर पार्टी है, वो उसको कैसे इलेक्ट करेंगे, उसको वो कैसे इलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ फैसला मौजूद है, उसको सिर्फ सस्पेंड हुआ है। जो लेजिस्लेशन हुई थी लास्ट टाइम ठीक हो गया पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर, उसके मुताबिक जब तक कोई क्लियर ना हो जाए तो वो उस वक्त तक एलिजिबल नहीं होगा। तो जो एलिजिबल नहीं है, अब ये पार्टी के हवाले से कि वो उसको आगे उसका नाम चेयरमैन के तौर पे कैसे पेश करेंगे, कैसे आगे लेकर आएंगे। ठीक हो गया इम्तियाज साहब। मुनव्वर भट्ट साहब, पीटीआई की मुश्किलात कम नहीं हो रही और ये आज इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ गया इंट्रा पार्टी के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि बैलेट पर बल्ला होगा या नहीं होगा? बैलेट पे तो बल्ला होगा, लेकिन शायद पीटीआई जो है वो उसके पास कैंडिडेट ना हो, इतने कैंडिडेट ना हो जितने पहले उसके पास रहे हैं माजी में। अलबत्ता जब ये तहरीक शुरू हुई थी तो उस दौर में जितने कैंडिडेट होते थे कम बेश उसके करीब तादाद अगर हो जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल तो लाहौर डिवीजन में तो पीटीआई का आज मुकम्मल सफाया ही हो गया। जितने भी उनके एमपी और एमएनए थे वो सारे ही कम बेश वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं और पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्तफ़ी हुए। तो ये सूरत हाल चल रही है। अब नई लीडरशिप कहाँ से मर्ज होएगी, जबकि अभी उनके मामलात बहुत अच्छे नहीं चल रहे। वो 9 मई वाली लिस्टें अभी भी लेके तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो घरों में छापे भी मार रहे हैं। जो बंदे पहले पकड़े गए थे रिहा हो गए, उनकी दोबारा गिरफ्तारियां हो रही है और उनका मामला तभी चल रहे। ऐसे हालात में जबकि पीटीआई के वोटर को भी अपने घर में ठहरना नसीब नहीं है, तो वो इलेक्शन में क्या एक्टिविटी करेंगे और कौन सा ऐसा उम्मीदवार वो आ जाएगा जो कहेगा जी कि मैं पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो ये फिलहाल आइंदा इलेक्शन जो है पीटीआई का नहीं है और उनके लिए बहुत मुश्किल हालात। ठीक हो गया। अब्दुल्ला गुल साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, बल्ला बैलेट पर होगा या नहीं होगा, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी या नहीं होंगी? देखिए जी, पहली बात यह है कि अजीम चौधरी साहब ने बात कही कि सारी पार्टियां जो हैं वो फ्रॉड हैं। मेरे ख्याल में ये एक ब्रॉड स्टेटमेंट उन्होंने दे दी, क्योंकि मैं भी एक तहरीक जवानान पाकिस्तान जो कि इलेक्शन कमीशन पर रजिस्टर्ड है उसका सरबराह हूँ। तो मेरे ख्याल है कि ये हमें मुनासिब नहीं है और उसका एक तरीकाकार है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बड़ी पार्टियां जो हैं वो इस तरह से उनके अंदर होता है, बिल्कुल वो शायद बिल्कुल दुरुस्त है। इस बात तक इस हद तक क्या साहब ने जो बात कही वो दुरुस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शख्सियात की तरफ चलती है, तमाम रिवॉल्व करती है पार्टी की जो जितनी भी क़यादत होती है वो एक शख्सियत के गिर्द चलती है, एक आइडियोलॉजी के गिर्द चलती है। तो अब आ जाते हैं बल्ले के ऊपर। बल्ला भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी और जमात को जो है वो अलॉट हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि इसमें हम ज़्यादा मेरे ख्याल में वो ईज़ी कम ईज़ी गो को अगर देखा जाए, बैक टू स्क्वायर वन अंग्रेजी में कहा
2018 से पहले के जो करवाई गई, जब वो शमूलियत करवाई गई तो फिर उसके बाद जाहिर है जब वो आसानी से आए थे, फिर आसानी से चले भी जाते हैं। उन्होंने एक सोचा था कि ये एक पार्टी बहुत मजबूत होगी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पार्टी का जो जिसके जब इक़्तिदार में आई, तो उन लोगों को मजबूत किया गया जो पार्टी के साथ वफादार ही नहीं थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज़ खान फरहान साहब का, मुनव्वर भट्ट साहब का, अजीम चौई साहब का, अब्दुल्ला गुल साहब का। आज आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे। नाज़रीन, बिल्कुल आज की गुफ्तगू आपने सुनी। पार्टी कोई भी हुकूमत में आए, लेकिन खुदा करे कि वो आवाम के लिए माशी आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क के लिए अमन का सबब बने, इस मुल्क की आवाम की आसूदगी का सबब बने। और आखिर में आपसे खबर भी शेयर करता चलूँ कि चौधरी सरवर साहब, जिनका ताल्लुक काफ लीग से है, उन्होंने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली है और वो निजी तौर पर लंदन चले गए हैं। अब खुदा जाने कि वो आगे फैसला क्या करते हैं, लेकिन आज की घड़ी तक उन्होंने कहा है कि नून लीग के साथ वो सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नाज़रीन, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ, नए पैनलिस्टों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।